Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में। देखो एक न्यूमेरिकल है, बेसिकली ये आपके होमवर्क का ही एक न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा था, देखो ये यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इसे हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर दिया था और यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और मैंने आपसे सवाल में पूछा था, बताओ यदि इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कब होगा भाई, कब होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग? जब आप इसे यहां से रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, ये इधर में आएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, बराबर है, होगा या नहीं होगा? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो जितना यहां से ब्लॉक नीचे आएगा, लेट से मैंने बोला कि यार ब्लॉक यहां पर m तक आ गए, ये m मास का ब्लॉक यहां पर x डिस्टेंस से नीचे आ गया, उतना ही आपका स्प्रिंग में क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। मतलब सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक जितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जितनी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उतना कितनी होगी, जितना आपका ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्योंकि यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल चलता है। इस बेसिस पर आप कहोगे तो भैया देखो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कितनी, एम जी और एक्स, और जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये इंक्रीज होगा। मतलब आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2mg/k। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है सवाल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये एक सिंपल सवाल के साथ में मैंने आगे सवाल को सॉल्व किया है। अब थोड़ा सा हम सवालों का लेवल बढ़ाते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे पास में एक सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से, देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक ठीक है, यहां पर एक रिंग है, रिंग का मास m है, और मैंने क्या किया, यहां से एक स्प्रिंग लगा ली, इसका लेंथ l दे दिया मैंने, इसका जो मास है वो m है। ये यहां पर क्या है, एक रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, क्या कनेक्टेड है, रिंग कनेक्टेड है, जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। और ये जो है ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ रेलिंग है, जिसके ऊपर ये क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। मान के चलो अभी ये पोजीशन ए है, मैंने क्या किया, इस रिंग को सरकाते हुए यहां पर लेके आया, और सरकाते सरकाते ये पोजीशन बी में ये रिंग यहां पर पहुंच गई। जब ये यहां पर पहुंची है तो यहां पर इसने एंगल बना दिया 53 डिग्री का। क्या बना दिया, एंगल बना दिया 53 डिग्री का एंगल तक मैंने इसको एक्सटेंड किया है। आपको एंगल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा भी एंगल ले सकते हैं, किसी ने रोका हुआ नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां तक इसको खींच के छोड़ दिया, यहां तक इसको खींच के क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जब ये वापस जा रही होगी तो इस पोजीशन पर इसकी स्पीड क्या होगी, किसकी स्पीड, रिंग की स्पीड क्या होगी, ये आपको यहां पर बताना है, ये आपका सवाल है। तो भैया देखो सरफेस स्मूथ दे दी, फोर्स सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, आप सोचिए कि भैया देखो जो स्प्रिंग के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, भाई देखो स्प्रिंग यहां पर खींचेगी, ये लेंथ L है तो ये लेंथ मैं मान लेता हूं L + x है। बात समझ में आ रही है? तो स्प्रिंग खींची तो स्प्रिंग के अंदर में एनर्जी स्टोर हो गई। भाई ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मान चलो एक नॉर्मल आपके पास में स्प्रिंग होती, मैं उसको खींचता और उसको छोड़ देता, बिल्कुल वही सिचुएशन है। बस मैंने क्या किया, इसको टेढ़ा करके रखा हुआ है और कुछ नहीं है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, जिससे आपको सवाल देख के थोड़ा सा तो डर लगे, बस उसके लिए। कई लोग बोलेंगे सर डराने की बातें करने लग गए आप, तो फिर से बिल्कुल डरने वाली बात बेसिकली है नहीं। यदि आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो आपका सवाल सॉल्व होगा। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़िए, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, और ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट मतलब आप बोलोगे कि भैया स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वही क्या होगी, वही इसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। जब आपकी स्प्रिंग इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ में हो जाएगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी, और वो पूरी की पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, इस रिंग को ट्रांसफर होगी, जिसका मास m यहां पर दिया है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हाफ mv² बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। सो यहां से देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो v² बराबर आ रहा है k/m × x²।
सो भैया ये v बराबर आएगा k/m का अंडर रूट और बाहर में x, लेकिन x की वैल्यू निकालनी है, बस यही आपका इस सवाल के अंदर में टारगेट है और बाकी कुछ है ही नहीं। तो बोलो x कैसे निकालोगे, तो आप यहां पर देखिए ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, जो ये है l, ये है l प्लस का x, ये है एंगल 53 डिग्री का। तो आप सोचिए क्या लगाऊं मैं यहां पे, एडजेसेंट, तो आप लिखोगे cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट मतलब आएगा l अपॉन हाइपोटेनियस आएगा l प्लस का x, और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, कितना होता है 3/5। तो आप इसे 3/5 के इक्विवेलेंट कर दीजिए तो आपका आंसर आने लगेगा कैसे, 3/5 बराबर l प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3l प्लस का 3x बराबर 5l, यहां से सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 2l, तो 3x बराबर आ गया 2l। सो यहां से देखिए x की वैल्यू आएगी 2l/3। इस वैल्यू को उठा के मुझे यहां पुट करना है, और जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो v का आंसर आएगा कितना, 2l/3 अंडर द रूट ऑफ k/m। ये आपके पास में एक सवाल का आंसर हो गया। बोलो आराम से किया जा सकता था इस सवाल को या नहीं किया जा सकता था? बस सवाल को देख के, लैंग्वेज को देख के डर लगता है, वो डर लगना लाजमी है, ये बात मैं समझ सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि भैया कि आप बोलोगे कि सवाल एकदम कि आपने देखा और आपसे सवाल हो गया, हो सकता है कि हो भी जाए और हो सकता है कि ना हो। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम डर डरा गए और सवाल बना ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग से रिलेटेड देखो एक और सवाल करवाता हूं। अब ये सवाल डिफिकल्ट लगा होगा, कोई बात नहीं, मैं हम लोग सवाल को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेवल का सवाल लेके आते हैं। हॉरिजॉन्टल का लेवल का सवाल लेके आते हैं, मतलब मैंने क्या किया, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाने के लिए मेरे पास में मान के चलो, देखो यहां पर एक क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस, और यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग से मैंने एक मास अटैच कर दिया 1 किलोग्राम का। लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। यदि आपको 50 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 100 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है वो यहां पर आप ले सकते हैं। ये है आपकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन। देखो सवाल को देखो, लैंग्वेज कैसे बनाई जाएगी, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज अटैच्ड विद द spring constant 50 न्यूटन पर मीटर on an horizontal surface, on a horizontal surface। अब मैंने क्या बोला, now आगे बोला गया है, now the block is pushed so that spring gets compressed by 2 मीटर। मैंने बोला मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया है कि इसको ब्लॉक को ऐसे पुश किया है कि भैया जो स्प्रिंग है आपकी वो आपकी 2 मीटर क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो गई है, और ये पूरी स्प्रिंग यहां पर आ गई, नई पोजीशन आ गई। अब कई लोग बोलते होंगे सर एक ही डायग्राम के अंदर में काहे बनाते हो, जरा थोड़ा सा अलग अलग बना लिया करो। तो कोई बात नहीं, अब देखो समझते हैं हम लोग। अब मैंने क्या बोला, ये जो सरफेस है ये सरफेस है फ्रिक्शन वाली। यदि फ्रिक्शन वाली नहीं लूंगा तो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है, फ्रिक्शन वाली सरफेस नहीं लिया तो सवाल नहीं बनेगा। अब देखो यही सवाल को जेई के अंदर पूछना रहेगा तो कैसे पूछेगा, और अपने मेडिकल के लिए कैसे पूछेगा। तो अपने मेडिकल के लिए यदि इस सवाल को वो पूछना चाहता है तो बोलेगा म्यू इज इक्वल्स टू 0.5 फॉर ऑल सरफेस। देखो ये अपने मेडिकल के लिए, और जेई के लिए सवाल पूछना रहेगा तो बोलेगा कैसे, तब बोलेगा कि भैया इतना सरफेस तो स्मूथ है, आगे फ्रिक्शन लगा देगा, ऐसे कुछ तो भी सवाल बोलेगा। अब यहां पर बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स। भाई ये फ्रिक्शन दिया ही क्यों है, ये फ्रिक्शन दिया ही इसलिए ताकि आपका ब्लॉक रुके। अब सवाल पूछा गया है कि भैया वो डिस्टेंस आपको बतानी है जितना चल करके ये ब्लॉक स्टॉप हो सकता है। तो अब देखो ये कहीं से भी पूछ सकता है, वो अलग बात है। तो हम लोग जनरली नेचुरल लेंथ से ही बात कर रहे हैं, भैया यहीं से पूछा जाएगा। तो अब ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम का है कि एनर्जी कंजर्वेशन का है, सोचिए। फ्रिक्शन यहां पर दिख रहा है, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सवाल होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि भैया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
मतलब सही बात है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये जो रिलेशन बनवा रहा हूं उसको याद रख लेना बाद में, ठीक है। हालांकि ये सब रिलेशन आप जानते हैं। अब मैं यहां पे क्या बोलता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल प्लस का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव से यहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से लेने देना है और किसी से लेने देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं आप लोग? तो इसको उठा के इधर में डाल दीजिए तो आपके पास में रिलेशन कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर है, फ्रिक्शन ही वर्क डन होगा, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, इसको माइनस को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फिर देखिए मैं माइनस का साइन लगा दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना कैसे, माइनस माइनस, ठीक है, दो बार माइनस है तो वो प्लस हो गया, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस फिर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो ये रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह ये सवालों में काम आ सकता है। अब इस अप्रोच पे बस फोकस कर दीजिए, एंड कुछ भी नहीं है। अगली बार जब मैं लगाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर टोटल एनर्जी फाइनल माइनस का टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस का टोटल एनर्जी इनिशियल। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो भैया फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा, तो भैया उससे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू तो पता लगे। तो अब आप देखेंगे 1 kg के ब्लॉक पे नीचे लगेगा 10, ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन 10 आएगी, तो यहां से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स एन, मतलब आएगा 0.5 इंटू 10, मतलब आ गया 5 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल। तो अब यहां पर ब्लॉक चल चुका है, मतलब पूरा फ्रिक्शन जितना पॉसिबल था उतना लग चुका है। मैं बोला ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि भैया यहां पर x डिस्टेंस चल के ये ब्लॉक यहां पर 1 kg का आ गया और यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनिए। ओके, तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो भैया 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा जो इसे 2 प्लस का x डिस्टेंस चलाएगा। अब यदि ये सरफेस स्मूथ होती यहां तक की तो यहां तक फ्रिक्शन का वर्क डन लिखने की जरूरत थी, फिर फ्रिक्शन यहीं से चालू होता था, बट अभी तो 2 प्लस का x इतना चल गया। और देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन उधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब आप लिखेंगे माइनस का 1 बराबर। ये बात समझ में आई? इनको छोटी छोटी चीजों को देखिए, बस यही देखना है और कुछ नहीं है। टोटल एनर्जी फाइनल, तो ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। तो ये यदि फाइनल सिचुएशन है तो इस फाइनल सिचुएशन में देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। सर पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों आएगी, तो भैया ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को छोड़ चुका है। ओ ध्यान से रखना, ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को छोड़ चुका है, और यदि नहीं छोड़ा होता तो फिर दूसरी सिचुएशन होती थी। एक बात ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट देके सवाल नया बनाया जा सकता है। वो कैसे? अब मैंने क्या बोला, ये जो ब्लॉक है ना ये बस लगाया हुआ है, मतलब ब्लॉक इज अटैच्ड। मतलब इसमें क्या होता है ना कि ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम की तरह नहीं है। यहां पे ब्लॉक अलग है और सिस्टम स्प्रिंग अलग है, बस मैंने उसे पुश करके छोड़ दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पर आके स्प्रिंग खत्म हो जाएगी, वो स्प्रिंग के साथ में जुड़ नहीं रहा है, नहीं तो फिर यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखनी पड़ती थी, फिर वो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर है, तो वो एक हो जाता था, तो उससे आपका लेवल बढ़ जाता था सवाल का, और वो सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी एक्स के लिए। ठीक है, ओके। माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियली कितनी एनर्जी है भैया, तो इनिशियली आपने कितना है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो वो तो आपने 0 लिख दी, और प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 50, और एक्स कितना है 2 का स्क्वायर। क्यों? आपने स्प्रिंग को 2 मीटर से कॉम्प्रेस किया है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप लिखोगे 10 प्लस का 5x, सॉरी माइनस आएंगे बेटा, ये क्यों माइनस आएंगे, तो यहां पर देखिए माइनस का साइन है, तो -10 माइनस 5x, और यहां पर देखिए ये कितना आएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 कटेगा, 50 में 100, मतलब आएगा माइनस का 100। तो ये सब माइनस माइनस निपटा दिए हम लोग, यहां पर माइनस 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 निपटा दीजिए, तो ये आएगा 5x बराबर 100 में से 10 जाएगा तो आएगा 90। तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 5 एकम 5, 4 0 5 8 40, 18 मीटर। मतलब ये ब्लॉक आपका रुकेगा 18 मीटर जाके। यदि x की वैल्यू
सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट 100 ले लूंगा तो और भी बड़ा आंसर आएगा। तो उसी प्रकार से आते चले जाएंगे। अब इसी सवाल को आपको खुद से भी करना है। एक और सवाल जो मैं इसमें बता रहा हूं सेम सवाल है, बस क्या है यहां पर स्प्रिंग का कांटेक्ट ब्लॉक से नहीं छूटता है। बात समझ आ रही है? इस सवाल की लैंग्वेज वो कैसे बनाएगा, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द ब्लॉक स्टॉप्स, या ऐसे बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस। देखो इस सवाल की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक आफ्टर कॉन्टैक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम स्प्रिंग। हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई। मतलब ये मैंने ये प्रॉपर सवाल ये वाला ही सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि पिछले सवाल में क्या है ना, एक एम्बिग्यूटी भी हो सकती है कि भैया स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है तो ये सिस्टम है या नहीं है। मतलब यहां पर जो मुझे टोटल एनर्जी फाइनल लिखनी है उसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना है या नहीं करना है, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करोगे इसके अंदर में। तो भैया बस यहां पर क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्मिनोलॉजी और जुड़ जाएगी। तो यहां पर एक्स जो है, एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो भैया आपका सवाल यहां पर कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो ऐसा एक और सवाल मैं आपको करवाता हूं जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है। देखो सवालों में कोई ऐसा ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कुछ बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें हो रही है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, देखो एक ऐसे ये कटोरे जैसा बना दिया और यहां से ऐसे, ठीक है। देखो ये ध्यान दीजिए मैंने सवाल कैसे बनाया है। मैंने क्या किया, एक क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर का एक 1/4 हिस्सा ले लिया, सर्कुलर आर्क का मैंने एक 1/4 हिस्सा ले लिया और मैंने आपसे बोला है कि भैया इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है 1 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। मान के चलो मेरे पास में यहां पर एक 1 kg का ब्लॉक है, मान के चलो एक 1 kg का ब्लॉक है। ये सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहां पर म्यू बराबर का 0.2। कितना ले लिया मैंने, म्यू बराबर का 0.2 ले लिया। एक काम करते हैं 1 kg, चलो ठीक है 1 kg लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है यहां पर कि जब मैं उसे वहां से छोड़ूंगा, when the block is released from that height, what will be the distance covered on this rough surface? सवाल ये है, find the distance traveled by block on horizontal surface। सवाल को पकड़िए, कैसे करेंगे आप लोग, पहले तो ये पकड़िए, पहले तो ये दिमाग लगाइए कैसे करेंगे आप लोग इस चीज को। देखो सिंपल सी बात ये है भैया, देखो ये ब्लॉक है 1 मीटर ऊपर, इसका मतलब है ब्लॉक के पास में है पोटेंशियल एनर्जी। यहां से लेकर के यहां तक की सरफेस है स्मूथ, ये यहां से लेकर के म्यू बराबर 0.2 दिया है, ठीक है। यदि पहले नहीं भी हो तो फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक का ही म्यू क्या है, 0.2 है। मैं बोला ठीक है। अब क्या हो रहा होगा भैया, यहां से लेकर के यहां तक की सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां से लेकर के यहां तक तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, यहां से लेकर के यहां तक का एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या पता लगेगा, तो यहां से यहां तक जो ब्लॉक आएगा तो मैं यहां पर स्पीड बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं, स्पीड बता सकता हूं। बोलो स्पीड कितनी आएगी, तो आप बोलोगे भैया ये स्पीड आएगी यहां पर √2gh, 2 मीटर ले लो, 2 से क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 × 10 × 1 तो √20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। और यहां से आप बता सकते हो कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी ½ × m × √20 का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी, यहां पर 20 कर लो तो ये 10 जूल बराबर है। अब सर ये इतना निकालने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं यहीं से सीधा निकाल सकता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बोलो कितनी है, 1 × 10 × 1 तो 10 जूल। जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वही तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ठीक है।
अब जरा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि यहां से लेकर के यहां तक जहां पर भी ब्लॉक जाके रुका होगा, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है कितनी, x। मैं बोला ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा आपके पास में टोटल एनर्जी फाइनल माइनस का टोटल एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का टोटल एनर्जी इनिशियल। बस इसके अंदर में डेटा फिलअप करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है करते हैं सर जी। अब क्या होगा समझिए, क्या होगा समझिए जरा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब मेरे पास डेटा है, हालांकि मैं डेटा को ना यूज करते हुए मैं सब कुछ एम जी एच वगैरह वो फॉर्मेट में ले रहा हूं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा कितना, तो देखो ये एम जी है, ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी आएगी, यस और नो। मैंने बोला सही बात है, और वही फोर्स यहां पर काम कर रहा होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी इंटू एक्स और इंटू माइनस का 1। भाई म्यू एम जी तो फोर्स हो गया, एक्स वो डिस्टेंस है जो इसने इस पर चली है, और -1 क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने ये लगा दिया, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो फाइनली ब्लॉक को रुकना है, मतलब ये तो 0 हो गई, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो भैया ब्लॉक तो उसी रेफरेंस लेवल पे चल रहा है, मतलब ये भी 0 हो गई, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो भैया देखो ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, तो 10 जूल है, बराबर है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली ये है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, और मैं चाहता हूं इसको आप इससे कंपेयर करिए एमजीएच से। मैं इसको एमजीएच लेके कर रहा हूं। सर ये एमजीएच कहां से आ गया, इसका रीजन है मैं जो आपको यहां पर बताने चाहता हूं कि एमजीएच क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों डेटा यूज नहीं कर रहा हूं। बेटा एक बात देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी यहां जाके काइनेटिक एनर्जी बनी है, यस और नो। बिल्कुल सही बात है, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैं mgh के बराबर ही लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 है, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हालांकि मैं इसी सवाल को ऊपर से भी लगा के कर सकता हूं, मैं करवा के दिखाता हूं। देखो ये चीजें ना जरूरी है, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से करने से आपको पता लगता है कि भाई मतलब आप लोगों के मन में भी तो रहता होगा ना, सर ने इस मेथड से किया, मैं इस मेथड से करूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जरा यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस तो कट जाएगा, mg कट जाएगा, तो ये आएगा म्यू एक्स बराबर एच। तो यहां से देखिए x का आंसर आएगा h बाई म्यू। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको काम करेगा। यदि आगे चल के कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसका आंसर डायरेक्टली h बाई म्यू लिखना है, मतलब h कितना है 1 और म्यू कितना है 0.2, तो आपने आंसर लिख दिया 5 मीटर। ये बात समझ में आई, ये तो सीधा हो गया, 5 मीटर जाके रुक जाएगा। अब जो हम लोग बात कर रहे थे उस पर मैं वापस से आता हूं, वो कौन सी बात, देखो क्या सवाल को मैं वापस से मिटा के बना रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत हैचपैच हो चुकी है, वही सेम सवाल, अरे यार सेम सवाल को मैं अगले उस पर करता हूं। सवाल ये है कि कई लोगों के मन में आया होगा ना, सर जी ऐसे क्यों करना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का म्यू बराबर का 0.2, मैंने बोला सही बात है। यहां पर आपका m मास का ब्लॉक है, ये वाली सरफेस आपकी स्मूथ है, मैंने बोला ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां पर जाके ब्लॉक रुक गया है, m मास का एट रेस्ट आ गया। तो भाई मैं हमारा सवाल ये है कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर जो आप बोल रहे हो टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं अभी यहां पर क्या लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो सवाल ये है सर जी, क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ए से लेकर के सी तक में नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हो, किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका है। तो अब ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहां से चालू होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो यहीं से चालू होगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू एम जी एक्स बराबर, अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो लिखते चलना आपने, उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब इस जगह पे है, तो ये आपका 0 आएगा, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो इस जगह पर 0 ही आएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल पोजीशन राइट नाउ। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो भैया ये है आपकी अभी इनिशियल पोजीशन, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी है आपकी mgh। यदि ये रेडियस h है तो भैया mgh और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 0।
तो आंसर वही आने वाला है, किसी भी मेथड से करो। अब वो क्या होता है, टाइम पे कौन सी चीज याद आती है, किस बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा होता है, एंड नथिंग एल्स। तो ऐसा कोई डरना वरना नहीं है कि सर इस मेथड से किया तो क्या होगा, उस मेथड से किया तो क्या होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों से, सारी जगह पर आंसर जो आपके आने वाले हैं वो सब कुछ सेम ही आने वाले हैं। अब इसी सवाल का एक उल्टा वाला पैटर्न भी होता है, उसको जरा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कैसे, देखो आपको याद होगा स्प्रिंग से दबा के मैंने ब्लॉक को छोड़ा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, फिर मैंने ऊपर से एक स्मूथ ब्लॉक पे छोड़ दिया। अब ऐसे ही तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मान के चलो स्प्रिंग को नीचे से छोड़ा और आगे चल के आपको ऐसा एक स्लोप मिल जाए। मतलब कैसे, क्वेश्चन है देखो कुछ इस प्रकार से, कैसे करें सरफेस को, देखो हाँ मैंने क्या लिया, देखो ये एक है ना इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइंड वेज है जो फिक्स है। इसका एंगल हम लोग ले लेते हैं 37 डिग्री। कितना एंगल ले लेते हैं, 37 डिग्री ले लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक एम मास के ब्लॉक को एक स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ठीक है, ध्यान से रखना मैंने क्या बोला, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका एक स्प्रिंग जिससे मैंने मास को अटैच किया है। दिस इज डिटैचेबल, ये क्या है, डिटैचेबल है। क्या है, डिटैचेबल है, मतलब जहां तक आपने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया उसके बाद जब वापस आएगा तो ब्लॉक अपना पोजीशन को छोड़ के, स्प्रिंग को छोड़ के भाग जाएगा। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि मैंने क्या किया, इसको कॉम्प्रेस किया है एक्स से, कितने से, एक्स से कॉम्प्रेस करके इसको छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि आपको बताना है कि भैया ये एल कितना होगा जहां पर जाकर ये ब्लॉक रुक जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, सवाल में लिखते चलना ये डिटैचेबल है करके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ऑन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये आपको बताना है, मतलब आपको एल बताना है। आपको क्या बताना है, एल। अच्छा सर सरफेस वगैरह के बारे में कुछ बोला नहीं, सरफेस स्मूथ है तभी तो सवाल आपको आसानी से होगा, हमारे लेवल पे वही सवाल आएंगे। अच्छा सरफेस स्मूथ है, स्प्रिंग है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है, और एनर्जी कंजर्वेशन कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो अब हम लोग इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कुल मिला के कहानी ये है कि जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो तो कहां से कहां तक लगा रहे हो, तो मैंने बोला जहां पर आपकी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया गया वहां तक लगा रहे हैं, क्योंकि यहां से आप लगाओगे तो होगा क्या, इस जगह पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर, और ब्लॉक यहां कहीं पे पहुंच गया, मैंने माना यहां पर ब्लॉक पहुंच गया, तो उस जगह काइनेटिक एनर्जी फाइनली फिर से 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, और ये h है यहां पर हॉरिजॉन्टल से ऐसे। अब तो अटक गई हमारी गाड़ी, क्योंकि हमको तो ये L में इंटरेस्ट था लेकिन सवाल में तो h आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये एंगल है थीटा, ये है h, ये है L, तो हम लोग लगा सकते हैं थीटा के सामने आ रहा है, मतलब साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा आएगा h/L, तो यहां से h बराबर लिखा जा सकता है L साइन थीटा। सो आपके पास में बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर mgl साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, तो L बराबर आएगा कितना, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2mg साइन थीटा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2mg साइन थीटा। दिस इज द आंसर, बराबर है। ये आ गई L लेंथ, बराबर है। अब मैं इसको सवाल के तौर पे यदि आपसे पूछना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा K बराबर ले लीजिए 100, मैंने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया 2 मीटर से, ब्लॉक का मास ले लीजिए 2 kg, 2 मत लीजिए 1 kg ले लीजिए, अलग अलग आंसर तो भी आ जाएंगे, और थीटा तो 37 मैंने दिया ही है। ठीक है, तो करो, तो L का आंसर आएगा कितना, 100 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मास है 1, g है 10, साइन 37 मतलब आएगा 3/5। छोड़ो गंदा वाला आ गया क्या, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 2 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 2 4 से ये कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 100/3 मीटर। तो इतनी लेंथ उस ब्लॉक की होनी
चाहिए। अब इसके आगे भी सवाल बनाया जा सकता है, यस इसके आगे भी सवाल बनाया जा सकता है। हम लोग इस सवाल को बहुत अलग अलग लेवल से लेके जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यही हमारा लेवल है जो मेडिकल एंड, देखो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं हमेशा, बार बार एक ही बात कहता हूं हमेशा, वो ये है कि अपने लेवल को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो लेवल है वो है आपका मेडिकल एंट्रेंस का लेवल है, और उसी लेवल तक के सवाल यहां पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इस बात को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फटाफट से। तो अब हम लोग जरा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक उठाते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत ही मतलब ऐसे बोल सकते हो कि सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन कभी भी आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, तो हम लोग उस टेंशन को नहीं ले सकते, तो हम लोग करते हुए चलते हैं। और ये सवाल है रिगार्डिंग द चेन रिलेटेड क्वेश्चन, चेन, ठीक है, चेन रिलेटेड क्वेश्चन। हालांकि देखो मुझे इसको यहां कवर नहीं करना चाहिए, इसको हम लोगों को सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी है, हम लोगों को यहीं पे पढ़ लेना चाहिए। देखो एक चेन की यदि मैं बात करता हूं, मान के चलो एक चेन है, ठीक है, तो चेन मतलब जंजीर। यदि ये ऐसे यहां पर ये ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, इसका मास है m और इसकी लेंथ यदि मेरे पास में है l, तो मैंने यदि पूछा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये यहां पर ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है, ये ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी बनाओ, तो आंसर आएगा 0। इसके आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा यही है कि यदि मान के चलो किसी तरह से मैंने इस चेन को यहां पर ऐसे खड़ा कर दिया है, क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया है, जिसकी लेंथ है कैपिटल L, इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है। वही आपका मास है यहां पर कैपिटल M, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो मैं एक आपको बता दूं, अभी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, तो जब वो सीख लेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, ये अगले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए इस पॉइंट को कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्क डन से ही रिलेटेड चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, यदि कोई डिजाइन वाला ऑब्जेक्ट होता तो उसका सेंटर ऑफ मास अलग पोजीशन पर आता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मान चलो आपके पास एक नोटबुक है, उसको बैलेंस करना है एक उंगली पर, तो कहां बैलेंस करोगे? सोचो, तो आप उसको बराबर उंगली पे सेंटर पे लगा के करोगे कि नहीं करोगे? तो वही सेंटर ऑफ मास है, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हुए चलिए, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mg/L/2। सर ये L/2 कहां से आया? तो भैया ये L/2 जो है वो है आपके सेंटर ऑफ मास की हाइट, कहां से? ग्राउंड से। बस इतना सा पॉइंट यहां पर आपको समझते हुए चलना है। अब आपके ये सवाल थोड़े से आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास में एक चेन है, क्या है? एक चेन है जिसका मास है आपके पास में m, और इसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में कैपिटल L, और मैंने क्या किया है? इसे टेबल पे रख दिया है, ठीक है। ये क्या है? एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर में मैं इस चेन को यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। ये चेन यहां पर रख दिया है, ठीक है, ये चेन यहां पर रख दी मैंने। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो चेन है ना यहां पर, ये है अभी इक्विलिब्रियम में, ये है यहां पर अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब इसको थोड़ा भी यदि झटका लगा तो ये चेन नीचे गिर जाएगी। ये चेन क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगी। तो आपको बताना है ये लेंथ x कितनी होगी ताकि ये चेन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। सवाल को ध्यान से समझिए, सवाल ये है फाइंड लेंथ, एक काम करें ये वाली निकाल लो या फिर वो वाली निकाल लो, लेंथ ऑन टेबल निकाल लेते। चलो मैंने इसको इतना लिख दिया, तो लेंथ ऑन टेबल फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ सवाल हो गया। आगे हम लोग इसको अपने इस वाले चैप्टर के अंदर में लेके आएंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन अभी के लिए सवाल को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है वो है आपकी L माइनस का X, ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दोनों क्या है?
इक्विलिब्रियम में। अब आप सोचिए ये चेन नीचे नहीं गिर रही है, उसका डेफिनेट मतलब है कि यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। अदरवाइज यदि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ये भैया देखो यहां पर क्या होगा, ये इधर में फोर्स लगाएगा, ये इधर में फोर्स लगाएगा, तो ये आगे सरकेगी, ये आगे सरकेगी, कंटिन्यूअसली आगे सरकती जाएगी और चेन नीचे गिर जाएगी। कब? यदि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम है मतलब फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि वो x या l माइनस एक्स जो टेबल लेंथ ऑन दी टेबल या कितनी लेंथ है जो मेरी यहां पर लटक रही है, वो मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं। तो बोलो कैसे करोगे, कैसे करोगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात, यदि मैं बात करूं, मैं क्या मान के चलता हूं, देखो इसको एक ऐसे तरीके से कर सकता हूं मैं। कैसे भैया, यहां पर एक ब्लॉक है और ये मान के चलो पुली से मान लीजिए, और यहां पर एक ब्लॉक है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई क्या, इसका मास है मान लीजिए m1 और इसका मास है m2, और ये दोनों कहां पर हैं, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर एक टेंशन आ रही होगी, यहां पर एक टेंशन आ रही होगी, ये टेंशन हो रही होगी m1g, बराबर है। अब यहां पर जो टेंशन आ रही होगी, अब यहां पर एक फ्रिक्शन भी है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वही सवाल है, बस यहां पर चेन के फॉर्मेट में दे दिया और आपको डरा दिया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं बोला सही बात है। अब यदि ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहां पर इस पर ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन जो है वो डेफिनेटली फ्रिक्शन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू टेंशन के बराबर है। यस और नो? क्या यही कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर रहे होते थे आप लोग? यस। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको लगाना है। सो हाउ टू प्रोसीड, कैसे हम लोग यहां पर शुरू करते हैं? तो मैंने देखो यहां पर क्या बोलता हूं कि पहले तो मुझे इस सिस्टम का मास पता होना चाहिए जो m1 लिख रहा हूं। भाई ये वाली जो सेक्शन है इसका कुछ तो भी मास होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला जब लेंथ l है तो मास है 1, तो लेंथ 1 होगी तो मास आएगा m बाई एल, और लेंथ है मेरे पास अभी x, तो मास आएगा m बाई एल इंटू एक्स। और यदि l माइनस एक्स का मास है मेरे पास में तो आएगा m बाई एल और l माइनस का x। क्लियर हो गए? ये सारे मासेस निकाल दिए, मतलब ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आके जब आप करोगे तो ये आएगा आपका m2g, तो ये आएगी नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, म्यू m2g, बराबर है। तो इसको यहां पर जरा लाने की कोशिश की तो यहां पर लगेगा म्यू m2 कितना है, l माइनस एक्स का मास, मतलब m बाई एल और l माइनस का x इंटू जी। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तभी भी इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? तो आप चाहें तो इक्विलिब्रियम रख के भी काम कर सकते हैं। और टी मतलब आपका देखो इस डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो टी बराबर आएगा m1g, लेकिन m1 कितना आएगा, तो m1 आएगा x वाले का मास, मतलब आएगा m बाई एल इंटू एक्स। नाउ अब सॉल्विंग प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। m बाई एल जी, m बाई एल और g रह गया यहां पे बेटा, g ये भी कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपका म्यू एल माइनस का म्यू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। तो एक काम करते हैं, म्यू एल ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस का म्यू। तो यहां पर आएगा x जो है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके, म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू इंटू एल के। ये आपका x का आंसर आ गया। मतलब ये जो लेंथ x है, ये जो लेंथ x है वो म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू एल से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है, या तो छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी ये चेन इस टेबल के ऊपर इक्विलिब्रियम में रह सकती है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लेना है। कितना बोला, म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू। अब ये तो सवाल हो गया इसके लिए, ठीक है, मैंने x पहले पूछा था। अब मैंने यहां पे पूछा फाइंड द लेंथ ऑन द टेबल, तो वो कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी l माइनस का x। तो आप निकालोगे l माइनस का x, तो l माइनस x कितना है, म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस का म्यू, यहां पर जाएगा तो l प्लस का म्यू एल माइनस का 1 प्लस का म्यू तो चला जाएगा, ये आएगा म्यू एल कट जाएगा, तो आंसर आएगा l अपॉन 1 प्लस का म्यू। दिस इज द लेंथ ऑन द टेबल, दिस इज द लेंथ ऑन द टेबल। ये वो लेंथ है जो टेबल पर रहने वाली है, ये वो लेंथ है जो टेबल पर रहने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? तो मैंने बोला ठीक है सर जी, ये वाली बात भी समझ में आ गई, हम इसमें कोई शंका नहीं रखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन से रिलेटेड सवाल करते हैं, लेकिन वर्क डन से रिलेटेड सवाल करने से पहले हम लोग इसमें एक और सवाल मैं चाहूं तो पूछ सकता हूं। वो सवाल, एक काम करता हूं, रुको, क्या पूछूं, इसी सवाल को करूं आगे, एक काम करता हूं, वैसे टाइम तो है मेरे पास अभी, चलो पहले नॉर्मल वाले सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, आपके पास में एक फिर से चेन है, वही टेबल है, वही चेन है यहां पर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चलो वही सब कुछ है, देखो फंडा कोई अलग नहीं है, फंडा कोई अलग नहीं है। अब जनरली जो अमूमन ये सवाल पूछे जाते हैं उसमें बोला जाता है कि 2/3 हिस्सा लटक रहा है, या 1/3 हिस्सा चेन का नीचे लटक रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो भी यहां पर पूछा जाता है। सवाल बोला गया है कि मान के चलो ये जो सरफेस है ये है आपकी स्मूथ, कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। सो सवाल ये है, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू पुल द चेन बैक, टू पुल द चेन बैक, पुल द चेन बैक ऑन टेबल, ऑन टेबल। अब यहां पर मैंने बोला है कि L/N वाला जो हिस्सा है वो यहां पर लटक रहा है, पूरी चेन का मास m है, पूरी चेन की लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, ठीक है। आर यू श्योर इनफ? अरे बोलो सही बात है, मैं बोला सही बात है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू डील विद दिस। तो भैया देखो सिंपल सी बात ये है कि मैंने क्या किया, देखो पूरी चेन का लेंथ L है, पूरी चेन का मास M है, लेकिन हमारा जो लटकता हुआ हिस्सा है वो है L/N, और इसको आपको क्या करना है, खींच के ऊपर लाना है। मतलब सही बात है, यही तो हमारा टारगेट है। तो मैंने क्या बोला कि इसके यूनिट मास की यदि मैं बात करूं, यूनिट मास ऑफ चेन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा M/L, जिसे मैं स्मॉल m मान सकता हूं। मैं बोला ठीक है। अब इस छोटे से मास को यदि मैं खींच के ऊपर लेके आना चाहता हूं तो क्या होगा, सोचिए। मैंने क्या बोला, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, छोटे से मास को हम लोग ऊपर खींच के लेके आने की पहले कोशिश करते हैं और वहां से आगे काम बनाएंगे। मैं बोला ठीक है। अब कैसे करना है, तो हम लोग क्या गए, हम लोगों ने बोला कि भैया मैं यहां पर रेफरेंस लेवल ले लिया और यहां से y हाइट नीचे गया और यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिसकी लेंथ मान ली dy, जिसकी लेंथ कितनी मान ली dy, और इसका जो मास मान लिया छोटा सा वो मान लिया dm। इसका छोटा सा मास कितना मान लिया, dm मान लिया। ये छोटा सा मास dm आएगा, वो dm किसके बराबर आएगा, तो dm आएगा भैया यूनिट मास इंटू लेंथ, मतलब स्मॉल m इंटू dy के बराबर यहां पर आने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? बोलो सही बात है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना आएगा इस छोटे से मास को खींचने के लिए, तो आप लिखोगे वर्क डन छोटा सा आएगा, कितना आएगा, तो भैया आप लिखोगे फोर्स कितना लगेगा, dm इंटू जी इंटू इसे y तक खींचना है। अब देखो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो dm इंटू जी इंटू वाई, दैट विल बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। भाई अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हो मतलब बाई एन एक्सटर्नल फोर्स ही है, तो dm इंटू जी इंटू वाई आ गया। तो यहां से आपको यदि टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, तो टोटल वर्क डन आएगा dw बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू जी इंटू वाई, और कितना हिस्सा आपको खींचना है वो बताइए। तो भैया देखो आपको हिस्सा खींचना है यहां पर कितना, 0 से लेकर के L/N तक, तो 0 से लेकर के L/N तक, तो ये आएगा वर्क डन इंटीग्रेशन dm कितना हो जाएगा m dy डॉट g डॉट y, 0 से लेकर के L/N तक, तो w वर्क डन आएगा mg कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन, y कितना आएगा इंटीग्रेशन y dy बचेगा, ये कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको आंसर आएगा y²/2, लिमिट चली रही है, तो आपके पास में वर्क डन आएगा कितना m इंटू जी इंटू y²/2, और लिमिट है आपके पास में 0 से लेकर के L/N तक। सो यहां पर w बराबर आएगा mg/2
इंटू एल बाई एन का होल स्क्वायर। कुछ तो भी गड़बड़ी मेरे को यहां पर लग रही है अभी भी। तो ये आंसर आ रहा है एम जी एल स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर। अब देखो स्मॉल m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब है कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल L। इसको पुट करना मत भूलना, नहीं तो मैं तभी सोचूं आंसर मेरे को अलग क्यों आ रहा है। तो स्मॉल एल m चल रहा था, ध्यान से देखो dm बराबर क्या है, स्मॉल m इंटू डी वाई लिखा है मैंने, और स्मॉल m कहां है, कैपिटल M बाई L। इसको लिखा नहीं है तो इसको यहां पर लिख दीजिए, तो आपके पास में आंसर आएगा W बराबर कैपिटल M बाई L जी एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर। सो यहां से W बराबर आएगा कितना, L से L काट लीजिए, एम जी एल अपॉन 2n स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। यदि सवाल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद रखिए कि भैया आपको सवाल करने में बहुत परेशानी हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि इतना समय आपके पास में नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही बात हम लोग हमेशा मेडिकल के बच्चों को बताने की कोशिश करते भैया कि ध्यान रखिए, सवाल आपको पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? बोलो समझ में आया? श्योर है? बोलो ठीक है। अब इसमें एक और सवाल बन जाता है, वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन लीविंग द टेबल। ये भी एक सवाल बन जाता है जिसका आंसर आपके बुकलेट के अंदर में डायरेक्टली गिवन है, और वो आंसर कितना आता है यदि आप लोगों को याद हो तो v बराबर आता है अंडर द रूट ऑफ जी एल 1 माइनस का 1 बाई एन स्क्वायर व्हेन, जब आपकी चेन जो है वो सरफेस स्मूथ टेबल पर से गिराई जाती है। मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला है, मान के चलो, देखो ये यदि ये आपकी टेबल थी, मैंने बोला सही बात है, क्या ये आपकी टेबल थी? यस। इसके ऊपर में आपकी एक चेन पड़ी हुई थी, यस पड़ी हुई थी। अब आपको मालूम है कि यहां पर जो हिस्सा लटक रहा है वो है L बाई एन वाला हिस्सा लटक रहा है। ये सरफेस जो है वो आपकी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो चेन है उस टेबल पर रुक नहीं सकती है, क्योंकि यहां से आपका ग्रेविटी का फोर्स चालू हो जाएगा, ये इसको खींचेगा 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 खींचेगा, ये यहां से ऐसे खींचेगा, तो ये चेन जो है वो आगे की डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, और जब आगे की डायरेक्शन में चलने लग जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चेन आगे सरकेगी और बाद में सीधी खड़ी हो जाएगी। जिस समय चेन सीधी खड़ी होगी, या हम लोग बोलेंगे फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन चेन लीव्स द टेबल, चेन लीव्स द टेबल। और ये कहानी कब चल रही है? जब आपकी सरफेस कैसी है? स्मूथ है। मैं बोला ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, तो मैंने तो अभी सीखा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ओके, माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस लेवल कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर नॉन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब यहां पर कहां से लाएं भाई? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहां से लाओगे? कहां है हमारे पास में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो मैं एक बात जानता हूं, देखो क्या यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? कुछ ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव की जरूरत पड़े। क्यों जरूरत पड़े? अरे कुछ है ही नहीं ना। अरे है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आप एक सिंपल सी बात कर दीजिए कि एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाइए। मान के चलो आप ऐसे आए तो आपने लिख दिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोलो इसमें से जीरो क्या क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो है, क्योंकि अभी देखो पहले से चेन यहां पे लटका के छोड़ रखी है मैंने, पहले से चेन यहां पे लटका के छोड़ रखी है, तो चेन तो चल नहीं रही है, मतलब इसकी तो एनर्जी जीरो हो गई। बोला सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये कितनी आएगी, इस पे जरा चर्चा करते हैं। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखो इतना हिस्सा लटक रहा है, इतना हिस्सा लटक रहा है, इस बात पे फोकस रखना। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी सेंटर ऑफ मास पर। कहां पर होगी? सेंटर ऑफ मास पर। तो मैं मान के चलता हूं कि भैया ये है हमारा रेफरेंस लेवल, ये है हमारा रेफरेंस लेवल।
तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इससे इतने वाले हिस्से पर। तो मैं लिखूंगा देखो पहले तो मास कितना आएगा m/l इंटू l/n। अरे भाई समझ में आया? मास ऐसे कैसे आ गया सर जी? m/l इंटू l/n। तो यूनिट मास निकाला इंटू दिस मास, इतने हिस्से का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 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 वॉट जी इंटू वॉट माइनस का वाई, सॉरी वाई कैसे लिख दिया मैंने, कितना नीचे हो आप? तो आप हो l/n नीचे, तो आप लिखोगे l/2n। l/2n। सर 2 कहां से आया? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है किसके लिए? आज के सवालों को सॉल्व करने के लिए। किधर गया है? देखो ये वाला ग्राउंड से l/2, तो ऊपर से भी l/2, तो जितना चेन लटक रही है उसका l/2 पर। तो अभी मेरे पास में जो चेन लटक रही है वो कितनी लटक रही है? जरा ध्यान से देखो, किधर गया सवाल? ये रहा l/n लटक रही है, तो l/2n वाले पे वहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू, क्योंकि रेफरेंस लेवल ऊपर है। तो मैंने ये यहां पर लगा दिया, तो ये आएगा मेरे पास में m/l से m/l तो काट लीजिए भले चाहिए तो भाई, m/l से एक l से l कट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का mgl अपॉन 2n²। ये आ गई आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली में, मतलब ठीक है। अच्छा फाइनल वाले की भी तो चर्चा करो। तो फाइनल वाले की पोटेंशियल एनर्जी देखो, पूरी चेन जब खड़ी हो जाएगी, पूरी चेन जब खड़ी हो जाएगी, तो भैया यहां पर l/2 पर आपका क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा, तो ये आएगा mgl/2। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो पूरी चेन खड़ी हो जाएगी, तो पूरी का मास है हाफ, तो ये यहां पर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो आप लिखोगे कैसे? हाफ mv², ये है माइनस mgl/2 बराबर है, क्यों? नीचे हो, तो मैं इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो ये आएगा mgl/2 माइनस का mgl/2n²। ओके, तो कुछ कटने बिटने लायक दिख तो रहा है, वो क्या दिख रहा है मेरे को? मेरे को दिख रहा है मास 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 2 2 2। तो मेरे पास में v² बराबर बच रहा है gl माइनस का gl अपॉन n²। तो gl को यदि मैं कॉमन निकालूं और रूट ले लूं, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ g इंटू l 1 माइनस का 1/n²। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्टली याद रख लें। स्मूथ सरफेस के लिए यदि l/n हिस्सा लटक रहा है, तो जब चेन टेबल को छोड़ेगी, तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर द रूट ऑफ gl 1 माइनस का 1/n², इस फॉर्मेट में आएगी। लेकिन क्या होगा यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं कि सरफेस स्मूथ ना होती तो कुछ अलग आंसर में फर्क पड़ता क्या? पढ़ तो सकता है, लेकिन वैसे सवालों को उम्मीद नहीं है कि भैया आपसे कोई पूछा जाएगा। लेकिन आपसे ये 2 स्टैंडर्ड सवाल हैं जिनके आंसर आपको स्टैंडर्ड रटे रटा याद होने चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। एक सवाल चाहिए तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं, जिससे आपको भी क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? मैंने क्या बोला? लेट से एक सरफेस है जो कि स्मूथ है सरफेस। कैसी सरफेस है बेटा? स्मूथ सरफेस है। एक बात ध्यान रखना, मैं सवाल कैसे सॉल्व करता हूं? एनर्जी कंजर्वेशन से। हो सकता है फॉर्मूला में एग्जाम में भूल जाऊं, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन को तो मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला हूं, इतना तो तय है, ठीक है? अब मैंने क्या बोला? ये जो चेन है इसका मास है 2m, और ये वाली जो चेन है इसका मास है 4m, ठीक है? इसका मास है 2m, इसका मास है 4m। सरफेस है स्मूथ, म्यू बराबर चेन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन चेन बिकम्स वर्टिकल। सवाल है, सॉल्व करो। मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि भैया आप सॉल्व करिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा चेन का मास, एक काम करो, रुको सवाल को थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, रुको ऐसे नहीं करते हैं। मैंने क्या किया? लेट से मैं दे देता हूं मास ऑफ चेन, मैंने दे दिया यहां पर मास ऑफ चेन, यहां पर दे रखा है 12 kg, और मैं मान लेता हूं ये वाला हिस्सा जो है वो है 4 मीटर, मतलब 4 मीटर चेन नीचे लटक रही है और 2 मीटर चेन ऊपर लटक रही है। एक तो आप है कि इसको फॉर्मूला से करिए, v बराबर अंडर द रूट ऑफ gl
अंडर द रूट 1 माइनस 1/n² से, और दूसरा ये है कि आप इसे एनर्जी कंजर्वेशन से करिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो आप बोलोगे 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो यहां पर ध्यान रखिए 4 मीटर ये है और ये इतना है। तो पहले तो आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा आप बहुत ही जल्दबाजी में भागे जा रहे हो तो नहीं। देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ आएगी यहां पर 6 मीटर की, बराबर है, जिसमें से 4 मीटर यहां पर लटक रही है, जिसमें से 4 मीटर यहां पे लटक रही है। तो m/l मतलब मास पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी, तो 12 kg की चेन 6 मीटर की लेंथ तो आएगी 2 kg पर मीटर। बात समझ में आ गई? ओके। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आएगा कितना, mgh लगा दीजिए। मास कितना आएगा इस चेन का, तो आएगा भैया 2 × 4 इंटू जी कितना है 10, और हाइट कितनी, तो -2 मीटर पर। ध्यान रखिए -2 मीटर क्यों, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, यहां से रेफरेंस लेवल के हिसाब से। बोलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आप लिखोगे हाफ इंटू m, मास कितना है 12 और v², v तो निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और बोल दीजिए बस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी। तो जब ये चेन पूरी खड़ी हो जाएगी, तो भैया ये चेन है 6 मीटर की, तो आपका यहां से कितना 3 मीटर नीचे आके सेंटर ऑफ मास आएगा, तो आपका आएगा पूरी का मास मतलब 12 × 10 × -3। सारे डेटास को मैंने यहां पर डाल दिया है, अब आपको सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे कैसे, mgh वाला मतलब कितना है 2 × 4 × 10 × -2 बराबर हाफ इंटू 12 × v² प्लस का 12 × 10 × -3। दिस इज द डेटा। बोलो कर पाओगे क्या? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे कितना, 4 दूना 8 दूना 8 दूना 16 दूना 16 माइनस का 160 बराबर 6v² माइनस 12 24 12 36 मतलब आ गया -360 -360। इधर आएगा प्लस 360 में से गए 160 तो आएगा 200, तो 6v² बराबर 200। ध्यान से देखिए 6v² बराबर आ गया 200, तो v² बराबर कितना आएगा 200/6 मतलब 100/3, तो v की वैल्यू आएगी 10/√3। 10/√3 इज द आंसर। v बराबर कितना है 10/√3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा आसान पड़ रहा है कि फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले में हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठो, ठीक है। तो सोचिए यदि मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर, तो फॉर्मूला है v बराबर √g L 1 - 1/n²। तो मतलब सही बात है, तो v बराबर आपने लगाया g मतलब 10, l कितना है, तो भैया l तो है आपका यहां पर 6 मीटर लंबी चेन है, 1 - 1/n², n कितना है, तो n है आपका 2/3, है ना। ऐसे लगाओगे नहीं लगाओगे? बोला सही बात है सर जी, 2/3 हिस्सा लटक रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है करके देखो पहले आप इसे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, करके तो देखो भाई, कुछ चीज सीख रहे तो करके देखते हैं। तो 10 × 6 × 2/3 का करो 4/9, तो ये आएगा 1 माइनस का 9/4। तो ये तो नेगेटिव आ गया, 1 माइनस का 9/4। बात समझ में आ रही है? ये गड़बड़ी होती है इन सवालों को लगाने में, ये गड़बड़ी होती है इन सवालों को लगाने में। तो फिर क्या करें, 2/3 है तो ऐसे तो लिखना चाहिए ना सर, इसको उल्टा लिख के देखो अभी, तब समझ में आएगा। मतलब आपको जब सिखाया गया था तो आपको L/n बोला था, बराबर है, तो 2/3 का मतलब आपको यहां पर 3/2 लिखना है। ये प्रॉब्लम होती है इसमें, मतलब यहां पर तो माइनस हो जाएगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो देखो 10 × 6 × 1 - 1/3/2 का होल स्क्वायर। अब जरा करके देखो तो अब आएगा कितना, √10 × 6 × 1 माइनस का 4/9, तो v बराबर आएगा √10 × 6 × 9 में से 4 गए तो 5/9। तो देखो 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, 5 दूना 10, 10 और 10 100, 100 रूट से बाहर निकल जाएगा तो आएगा 10 और √3। इस चीज को मैं यहां पर आपको बताना चाहता था, फॉर्मूला ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन जब वैल्यूज पुट करो तो ध्यान से रखना, मतलब देखो कैसे हो रहा था 2/3, क्योंकि 2/3 हिस्सा आपका लटक रहा है। तो क्या बोला था मैंने, 4 मीटर और 2 मीटर, मतलब ये 4/6 नहीं, 6/4 ऐसे लेना है। नहीं समझ में आई बात, कंफ्यूज हो गए? देखो मैं समझाता हूं फिर से। हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर में ये टेबल थी, तो यहां पर ये जो हिस्सा लटक रहा था वो था L/N, जहां पर L का मतलब है टोटल लेंथ। यस और नो, इस बात को पकड़िए गौर से। L/N हिस्सा लटक रहा है, L/N हिस्सा लटक रहा है, ये बस ध्यान रखना है। तो 1/3 हिस्सा लटक रहा है, मतलब N की वैल्यू क्या है, 3 है, 1/3 नहीं है। दैट इज द ओनली इश्यू जो आपको यहां पर कभी फॉर्मूले में आ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा इश्यू है नहीं। इसी के साथ में हमारे ये सवाल समाप्त होते हैं। हालांकि इसमें और भी सवाल होते हैं ये चेन से रिलेटेड, जैसे मैं आपको बताने चाहूं तो ऐसे हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, ऐसे चेन रख देंगे, लेकिन ये सारे सवाल जो है ना वो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जो यहां पर अभी आपसे सॉल्व होंगे भी नहीं, और वैसे भी ये सवाल आपसे पूछे जाने वाले भी नहीं है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर जेई वालों के बच्चों के लिए। ठीक है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए यही पूछे जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इनके फॉर्मूला हम बना लिए हैं, तो फॉर्मूला बना लिए हैं तो ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे और डायरेक्टली सॉल्व होंगे, तो हमसे वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सो इसी के साथ में हमारा एक और टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है उसको जरा फटाफट एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इसका आंसर हमेशा याद रखना, x = 2mg/k आएगा। उसके बाद में हम लोगों ने एक सवाल किया न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं है। आगे फिर से हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्प्रिंग को ये किया मैंने, फिर स्मूथ सरफेस में, हाँ यहां पर एक रिजल्ट याद रखने को बोला, x = h/μ, यदि कभी ऐसा सवाल आपको आता है तो। फिर ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करके मैंने दिखाया, दो जगह अलग अलग लगा के, फिर मैंने ये L की वैल्यू बताई, भैया ये एक ऐसा आंसर आएगा। फिर मैंने ये चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में बताया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे रखिए 0 होती है, यहाँ पर mgl नहीं होती है, mgl/2 होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, जो आगे चल के चैप्टर में सीखने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसको यहीं पर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि मैंने ये यहाँ पर कवर नहीं किया तो मैं जानता हूँ डेफिनेटली ये टॉपिक मैं आगे कवर नहीं करवाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा। सो रादर देन यहीं पे कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में ये वाला एक सवाल करवाया इंपॉर्टेंट, कौन सा है, इक्विलिब्रियम ऑफ चेन वाला, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है। चाहता तो मैं इस सवाल को वहां पे भी ले सकता था, कहां पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो टुकड़े 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 होते थे इस सवाल के बहुत जगह पे, तो उससे अच्छा मैंने इसको यहीं पे चेन वाला एक बार हिस्सा उठाया और ये खत्म कर लिया। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना हिस्सा लटका सकते हैं, μ/1 + μ × L। ठीक है, ये आ गया बचा हुआ हिस्सा जो टेबल वाली लेंथ है, L/1 + μ। आगे आ जाओ, ये यहां पर फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू पुल द चेन बैक ऑन द टेबल, इसका आंसर आएगा mgl/2n²। तो यहां पर n मैंने बोला 1/3 हिस्सा लटक रहा है, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो mgl/3 का स्क्वायर करोगे 3 9 9 2 18, तो mgl/18 आंसर खत्म। ऐसे सवाल होते हैं ये। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ो, वेलोसिटी ऑफ चेन का फॉर्मूला है v = √gl 1 - 1/n², लेकिन मैंने आपको बोला कि इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से करते हो, तो हो सकता है कि आपकी गलतियां ना हो। ये अब आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से करते हो। अब ये सवालों की देखो वैरायटी कुछ नहीं है, वही है, चेन की लेंथ आप अपने मन से ले लीजिए, एन की वैल्यू आप अपने मन से ले लीजिए, और 4 5 10 15 20 सवाल अपने मन से बना के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि ये सवाल आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ में अपने आज के सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए